नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 नवंबर सन 2025 आज तृतीया तिथि 7:32 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। जल संकट दूर करने को हरियाणा में 5700 करोड़ की जल परियोजनाएं हुई शुरू। वीटा घी खाने वालों को झटका, कंपनी ने फिर बढ़ाई कीमतें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पदोन्नति पर रोक, बिना नियम संशोधन आरक्षण अमान्य। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानेसर लैंडस्केप में बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे, अंबाला में सीएम नायब सिंह सैनी बोले, ये सिर्फ गीत नहीं, भारत की राष्ट्र शक्ति और आत्मा है। रबी बिजाई की टूट रही हैं उम्मीदें, भिवानी की 4000 एकड़ से अभी तक नहीं निकला है बारिश का पानी। किसान संगठनों की चेतावनी, शुगर मिल 10 तारीख तक शुरू करें, नहीं तो 12 नवंबर से शुरू किया जाएगा आंदोलन। और हीरो एक्सट्रीम 125R प्रीमियम कंप्यूटर बाइक लॉन्च हुई। ड्यूअल चैनल ABS और क्रूज कंट्रोल वाली भारत में पहली 125cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लगातार मौसम परिवर्तनशील हो रहा है, जिसके चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब राज्य में उत्तर और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के चलने से दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब आने वाले दिनों में सुबह शाम ठंड का एहसास अधिक होगा, लेकिन दिन में धूप देखने को मिलेगी। हरियाणा में आज से 9 नवंबर के बीच मौसम खुश्क रहने की संभावना है। ठंड बढ़ने के साथ साथ हरियाणा में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। हरियाणा की हवा फिर से जहरीली हो गई है। फरीदाबाद में AQI 704 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम में AQI 470 के आसपास दर्ज किया गया। इन दोनों शहरों की हवाएं काफी खराब हो चुकी है, जिससे सांस के मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा, धड़कन और पहचान है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को मां अंबा की पावन धरती अंबाला में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिल्ली में उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देते हुए उपस्थित जन समूह को स्वदेशी संकल्प दिलाया। साथ ही सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा वंदे मातरम की गौरव गाथा को प्रदर्शित करने वाली लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वराज आंदोलन की चेतना का उद्गार है। इस गीत ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में आत्मबल, अनुशासन और त्याग की भावना जगाई थी। उन्होंने कहा कि यह गीत वह दिव्य शक्ति है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था और युवाओं के भीतर क्रांति की ज्योति प्रज्वलित की। अंग्रेज इस गीत से डरते थे, क्योंकि इसमें हथियारों से करोड़ गुना अधिक शक्ति थी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में बेहतर उपचार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बड़ा कदम उठाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में अस्पतालों के लिए तकरीबन 100 करोड़ के आवश्यक आधुनिक जांच उपकरण व जीवन रक्षक दवाइयों की खरीद के फैसले पर सरकार की मोहर लगी। इससे अब आने वाले समय में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को और भी अधिक बेहतर जन स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के सभी सिविल अस्पतालों के लिए 40 मोबाइल एक्सरे मशीनें, स्वचालित स्लाइडर स्टेनर, मोबाइल डेंटल वैन उपकरणों के साथ साथ आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 करोड़ मूल्य की 44 आवश्यक दवाओं को भी 2 वर्ष की अवधि के दर अनुबंध के लिए मंजूरी प्रदान की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि इन स्वीकृतियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल सुधार होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों और तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों तक मरीजों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आधुनिक उपकरणों और जीवन रक्षक दवाओं की समय पर आपूर्ति से न केवल मरीजों की देखभाल सेवा मजबूत होगी, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित राज्य के सभी प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों को भी प्रभावी रूप से सहायता मिल सकेगी।
पानी की कमी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हरियाणा ने अब जल सुरक्षित राज्य बनने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई है, जिसके तहत आने वाले 6 सालों में 5700 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर 1798 किलोमीटर नहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें से 4000 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा में 80 जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। साल 2026 से इस 6 वर्षीय योजना की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 2032 तक चलेगी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर किसानों को सिंचाई के लिए पहले के मुकाबले अधिक पानी मिल सकेगा। गुरुग्राम, कैथल और जींद के प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को उपचारित कर लगभग 11,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई भी की जाएगी। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख एकड़ जल भराव प्रभावित एरिया में कृषि विभाग वर्टिकल और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम विकसित करेगा, ताकि जल भराव और लवणीयता की समस्या का स्थायी रूप से समाधान किया जा सके। हरियाणा में आमजन को महंगाई का एक और जोरदार झटका लगा है। बता दें कि कई चीजों जैसे कि वीटा घी पर जीएसटी कटौती कर लोगों को अभी लाभ मिलना ही शुरू हुआ था कि कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की कीमतें दोबारा से बढ़ानी शुरू कर दी। डेयरी प्रोडक्ट भी जीएसटी कम होने से सस्ता हुआ था। इसका असर घी की खुदरा कीमतों पर भी पड़ा था, लेकिन अब कंपनी ने इसके दाम जीएसटी घटने से जितना सस्ता हुआ था उसी पहले के स्तर पर पहुंचा दिया है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन ने वीटा घी की दरों में तत्काल 20 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। जीएसटी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि घी के सभी प्रकारों और पैकेजिंग में एक्स फैक्ट्री रेट में प्रति लीटर 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वीटा घी की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है, जो कि 22 सितंबर को जीएसटी में कटौती के बाद पहले घटाई गई कीमतों के बाद जैसी हो गई है। 1 लीटर घी का पैक अब 630 का है, जो पहले 610 रुपए का था, जबकि 15 लीटर के टीन की कीमत की बात करें तो 290 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कि यह लगभग जीएसटी कटौती से पहले के स्तर पर पहुंच चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से अपने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति में रिजर्वेशन सिर्फ वैधानिक सेवा नियमों में संशोधन के बाद ही लागू किया जा सकता है। जस्टिस संदीप मोदगिल ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एक मामले में ये निर्णय सुनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग ने बिना नियमों में संशोधन किए रिजर्वेशन का लाभ जूनियर कर्मचारियों को दे दिया, जिससे कि सीनियर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हुआ है। कोर्ट की तरफ से ऐसे सभी पदोन्नतियों को अवैध घोषित किया गया है। वह सामान्य वर्ग के पात्र कर्मचारियों की डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के पदों पर पिछली तारीख से पदोन्नति देने का ऑर्डर जारी किया है। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश में कहा गया है कि संविधान विशेषाधिकार का दस्तावेज नहीं बल्कि न्याय का ढांचा है। पिछले वर्गों की उन्नति जरूरी है, मगर यह प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर और समानता के सिद्धांत को बनाए रखते हुए होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ किया कि संविधान आरक्षण की आज्ञा देता है, मगर इसका बेनिफिट तभी दिया जा सकता है जब सरकार इसके लिए स्पष्ट नियम तैयार करे। जिन भी उम्मीदवारों ने करनाल जिला कोर्ट में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। बता दें कि इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। इसे लेकर नोटिस जारी हो चुका है। नोटिस के अनुसार करनाल जिला कोर्ट में क्लर्क के 63 पदों के लिए 30 नवंबर 2025 को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वे इस नोटिस को चेक अवश्य कर लें। ये नोटिस 6 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक इस ऑफिस में 6 महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर क्लर्क के पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1500 करोड़ के मानेसर जमीन घोटाले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब याचिका खारिज हो जाने के साथ ही अब पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो सकेंगे। सीबीआई पहले अदालत में मामले में चालान पेश कर चुकी है। अब आरोप तय होने के बाद ट्रायल चलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर IMT रद्द कर 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। वहीं मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय करते हुए अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया गया था। बाद में बिल्डर्स ने 400 एकड़ किसानी जमीन औने पौने दामों में खरीदी। चर्चित मामले में 2007 में हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने उक्त 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी, जिससे किसानों को उस समय तकरीबन 1500 करोड़ का नुकसान पहुंचा। सीबीआई ने साल 2015 में मामले की जांच शुरू की और सितंबर 2018 में हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत मामले की सुनवाई करेगी।
खेतों से 3 महीने बाद भी बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से किसानों के अरमान और ट्रैक्टर दलदल में धंस रहे हैं। भवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र के तकरीबन 15 गांव की 4000 एकड़ कृषि भूमि पर जल भराव होने के कारण रबी सीजन की फसल बिजाई का सपना भी टूट चुका है। किसान बताते हैं कि खेतों में पानी जमा होने से ट्रैक्टर भी धंस रहे हैं और किसी भी सूरत में रबी की बिजाई संभव नहीं है। ठेके पर खेत लेकर खरीफ फसल उगाने वाले किसान अब बैंकों और साहूकारों के कर्जदार बन चुके हैं, जबकि रबी की फसल के लिए तैयार जमीन पानी से लबालब भरी हुई है। जिले में रबी सीजन में कृषि विभाग की तरफ से तकरीबन 7.5 लाख एकड़ भूमि पर बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अभी किसान सरसों की बिजाई कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन बाद गेहूं की बिजाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन भवानीखेड़ा और तोशाम क्षेत्र के गाँव के खेतों में अब भी बारिश का पानी खड़ा है। बारिश के दौरान तो तकरीबन 4 से 5 फीट पानी था, मगर अब ये 1.5 से 2 फीट रह गया है। जिन खेतों में बारिश का पानी सूख चुका है वे खेत अब सेमग्रस्त हो गए हैं। इनके अंदर किसान ट्रैक्टर चलाते हैं तो दलदली मिट्टी में टायर भी धंस रहे हैं, जिससे निकालने के लिए क्रेन बुलाने का अलग से खर्च उठाना पड़ रहा है। हरियाणा पुलिस ने 5 से 20 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन ट्रैक डाउन का आगाज बेहतरीन रणनीति के साथ किया है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य गोलीबारी, फिरौती, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त भगोड़े अपराधियों को तेजी से कानून के दायरे में लाकर जेल भेजना और उनके आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। हरियाणा पुलिस ने 5 नवम्बर को पहले ही दिन 32 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है, जो कि हालिया समय में एक दिन में दर्ज की गई ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस ऑपरेशन का सीधा नेतृत्व आईजी क्राइम राकेश आर्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नंबर 90-342 90-495 जनता के लिए साझा भी किया हुआ है, ताकि कोई भी नागरिक गुप्त रूप से पुलिस को सूचना दे सके। इसके साथ ही 4 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है, ताकि उनके आपराधिक इतिहास को अपडेट करके भविष्य में उनकी जमानत रद्द कराना और भारी संवैधानिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित करना आसान हो सके। ये उपलब्धि सिर्फ संख्या भर नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि हरियाणा पुलिस पूरी ताकत और सूझबूझ के साथ अपराध के खिलाफ जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई के लिए भी तैयार है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत हर थाना अपने क्षेत्र में सबसे कुख्यात 5 अपराधियों की पहचान करेगा और उनकी गिरफ्तारी, साथ ही सरेंडर या जमानत रद्दीकरण का सुनिश्चित भी करेगा। इसी तरह हर जिला और पुलिस जोन सबसे कुख्यात 10 की सूची बनाएगा, जिन पर कार्रवाई की पूर्ण जिम्मेदारी एसपी, डीसीपी या फिर सीपी की होगी। राज्य स्तर पर एसटीएफ सबसे कुख्यात 20 अपराधियों की सूची बनाकर उन पर सबसे कठोर कार्रवाई करेगी। इस ऑपरेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि अपराधी दोबारा से वारदात करते हैं तो क्षेत्राधिकार वाले एसएचओ या डीएसपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी गिरफ्तारी के साथ साथ रोकथाम को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया था, उसके टुकड़े कर दिए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज बोए थे। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ ये अन्याय क्यों हुआ? वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने के मौके पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया और एक वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम ने वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि बंकिम चंद्र का आनंद मठ सिर्फ एक उपन्यास ही नहीं है, यह स्वतंत्र भारत का एक सपना है। बंकिम बाबू के लिखे हर शब्द का गहरा मतलब है। इस गीत की रचना गुलामी के दौर में हुई थी, लेकिन यह सिर्फ उसी समय तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम हर युग में प्रासंगिक है। पीएम ने कहा, जब 1875 में बंकिम चंद्र ने बंग दर्शन में वंदे मातरम प्रकाशित किया तो कुछ लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक गीत है। हालांकि धीरे धीरे वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लाखों लोगों की आवाज बना, एक ऐसी आवाज जिसने हर भारतीय की भावनाओं की प्रतिध्वनि की। मोदी ने कहा, आज हम जब अपने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, यह हमारे देश के महान नायकों के प्रति श्रद्धांजलि है। उन लाखों शहीदों को नमन है जिन्होंने फांसी पर चढ़ते हुए वंदे मातरम का नारा लगाया, जिन्होंने वंदे मातरम जपते हुए कोड़ों की मार झेली। मोदी ने कहा, वंदे मातरम एक शब्द, एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक संकल्प है। वंदे मातरम हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे भविष्य को नया हौसला भी देता है। साथ ही ऐसा कोई संकल्प नहीं है जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो हम भारतवासी न पा सके। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश भर में चलेगा।
पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। राजस्थान के 3 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सीकर के पास फतेहपुर में तापमान सबसे कम यानी 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं नागौर में 9.4 और बीकानेर के पास लोणकरणसर में 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस सर्दी सीजन में पहली बार है जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली सहित मध्य और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। तापमान में गिरावट के साथ ठंडी हवाएं भी चलेंगी, इससे कड़ाके की ठंड का एहसास होगा। वहीं श्रीनगर का निषाद भाग ठंड के मौसम में चिनार के पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों से ढका हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बीते 48 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले कई जगहों का पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है, तो वहीं कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की चादर सी बिछ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65% वोटिंग हो चुकी है। अब 11 नवंबर को होने वाले दूसरे फेज की वोटिंग होगी, तो वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत अन्य नेता दूसरे फेज के प्रचार के लिए रैली करने पहुंचे। भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, इस देश में आजकल बस 50 से 60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी का बेटा, अडानी का बेटा व अमित शाह का बेटा। अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता, एक रन नहीं ले सकता, उसने पूरी क्रिकेट टीम संभाल रखी है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट को क्रिकेट टीम चलाए। इधर औरंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बिहार को कुशासन वाली सरकार भी नहीं चाहिए। बिहार को भाजपा और एनडीए पर भरोसा है, क्योंकि एनडीए ने ही राज्य को जंगल राज से बचाया था। उन्होंने कहा कि आप यानी जनता सोच सकते हैं कि जंगल राज वाले लोग सत्ता में वापसी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। ये जनता की सेवा नहीं करना चाहते, ये बंदूक की नोक पर जनता को लूटना चाहते हैं। यही जंगल राज की आहट है। हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो एक्सट्रीम 125R का अपना नया टॉप वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही भारत में ड्यूअल चैनल ABS वाली पहली 125cc सेगमेंट बाइक बन गई है। स्पोर्टी बाइक में क्रूज कंट्रोल, कलर TFT डिस्प्ले और 3 राइडिंग मोड्स जैसे फीचर जोड़े गए हैं। इसकी कीमत की बात करें तो 1,04,500 रूपए एक्स शोरूम दिल्ली रखी गई है, जो इसके सिंगल चैनल ABS वाले मौजूदा टॉप वेरिएंट से 9,000 रूपए अधिक है। हीरो एक्सट्रीम 125R अपने सेगमेंट में होंडा हार्नेट, CB 125, TVS रेडर और बजाज पल्सर N125 को टक्कर देते हुए दिखाई देगी। ड्यूअल चैनल ABS फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स को ब्रेक लगाने पर कंट्रोल करता है। इससे बाइक फिसलने का खतरा कम हो जाता है। हीरो का कहना है कि ये फीचर युवा राइडर्स के लिए परफेक्ट है, जो स्पीड और सेफ्टी दोनों चाहते हैं। बाइक में नए ग्राफिक्स जोड़े गए हैं, जो ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R के नए टॉप वेरिएंट को 3 कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्लैक पर रेड, ब्लैक मैटसा ग्रे और ब्लैक लीफ ग्रीन कलर शामिल है। इसके अलावा बाइक का ओवरऑल डिजाइन पहले जैसा ही एग्रेसिव और मस्कुलर है। वजन 136 किलो है, जो हैंडलिंग को आसान बनाता है। साथ ही बाइक की माइलेज की बात करें तो 66 किलोमीटर प्रति लीटर है, जो रियल वर्ल्ड में 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 83,216 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 17 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,492 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयर्स गिरकर बंद हुए। एयरटेल के शेयर में 4.4% की गिरावट देखने को मिली, तो वहीं टेक महिंद्रा, ट्रेंट और रिलायंस भी नीचे गिरकर बंद हुए। बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व 2% से अधिक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 30 शेयर्स में तेजी दिखाई दी, तो वहीं मेटल, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी रही। वहीं FMCG, IT, मीडिया और फार्मा गिरकर बंद हुए। सोने की कीमत में 570 रुपए की गिरावट देखने को मिली और कीमत 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। तो वहीं चांदी की कीमत में 33 रुपए की मामूली बढ़त देखने को मिली और ये 1,48,010 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन और सबसे सटीक खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।